हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप दिव्यांगजन हैं या नॉन दिव्यांगजन हैं और आप रेलवे जेई के फॉर्म का वेट कर रहे थे, तो रेलवे जेई का फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके फॉर्म भी भरे जाने लगे हैं। अगर आप दिव्यांग साथी है या नॉन दिव्यांग साथी है और इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। मैं आप लोगों को इस वीडियो में सब कुछ बताऊँगा। देखो, अगर आपको रेलवे ग्रुप डी जेई से रिलेटेड A to Z सब चीज़ें देखनी है तो आपको वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर सब कुछ बता दूंगा, कितनी फीस लगेगी, कौन कौन दिव्यांग साथी इसमें एलिजिबल है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस इसका क्या है, इसके अलावा अलग अलग जोन में दिव्यांगजनों की कितनी पोस्ट है, टोटल पोस्ट कितनी है और दिव्यांगजनों की पोस्टें कितनी हैं, इसमें अप्लाई करने के लिए एज कितनी होनी चाहिए और दिव्यांगजनों को एज में रिलैक्सेशन कितना मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगा। इसलिए चाहे वीडियो जितना लंबा हो जाए, आपको आखिर तक देखना पड़ेगा, तभी आपको सब बातें समझ आएगी। चलो अब हम शुरू करते हैं और यहाँ पर सब कुछ देख लेते हैं। देखो, ये रेलवे के द्वारा निकाली गई भर्ती है, जूनियर इंजीनियर की ये भर्ती है, तो इसमें आप लोग आराम से अप्लाई कर सकते हो। इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 14 अगस्त 2026 से और इसके फॉर्म जो भरे जाएंगे वो 13 सितंबर 2026 तक भरे जाएंगे। 15 सितंबर 2026 तक आप अपनी फ़ीस जमा कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए आप 16 सितंबर 2026 से 25 सितंबर 2026 तक सुधार कर सकते हो। दोस्तों, रेलवे जेई में सैलरी जो मिलती है वो पे लेवल 6 मिलता है, मतलब 35,000 से 40,000 के बीच में आपको पर मंथ सैलरी मिलती है। अगर हम इसमें एज की बात करें तो 18 से 33 वर्ष एज मांगी जाती है, लेकिन अगर आप दिव्यांग साथी है तो एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो मैं आगे बताऊँगा। अगर हम यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट है 3,993। अब इसमें दिव्यांगजनों की कितनी पोस्ट है वो मैं आगे बताऊंगा। इसका फॉर्म भरने के लिए आप ऑल इंडिया में कहीं से भी है, मतलब किसी भी स्टेट से हैं, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों देखो, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इसमें एज जो है वो 18 से 33 वर्ष मांगी गई है, लेकिन अगर आप दिव्यांग साथी है और आप अनरिजर्व या EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 वर्ष की छूट मिलेगी। अगर आप दिव्यांगजन हैं और OBC NCL वाले हैं तो आपको 13 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर आप SC ST वाले दिव्यांग साथी हैं तो आपको एज में 15 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसका फॉर्म भरने में दिव्यांगजनों की और SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर वगैरह की जो फीस लगती है वो 250 रुपये फ़ीस लगती है। इसके अलावा जो और कैटेगरी है उनकी 500 रुपये फ़ीस लगती है। स्टेज 1 का एग्ज़ाम होने के बाद में ये फ़ीस रिटर्न भी हो जाती है। इसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन दिव्यांग साथी किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर जो दिव्यांग साथियों से रिलेटेड पैरामीटर्स है वो देख लेते हैं, और इसी के साथ में क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो भी देख लेते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहली जो पोस्टें हैं, जूनियर इंजीनियर डिज़ाइन इलेक्ट्रिकल, इसके अलावा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसके अलावा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, इसके अलावा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, ये अलग अलग यूनिट में होती है। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल EMU, और इसके अलावा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विसेज, और इसके अलावा जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल TRS, ये वाली जितनी भी पोस्टें हैं इन पर टोटली ब्लाइंड और लो विज़न वाले तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। HI कैटेगरी में डेफ और HH वाले अप्लाई कर सकते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में जिनके एक पैर में दिक्कत है, जो LC, DW, AAV और SD SI वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा मल्टीपल डिसेबल्ड अप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीपल डिसेबल्ड भी कौन अप्लाई कर सकते हैं ये भी देख लो। यहाँ पर जो कैटेगरी एलिजिबल है, मान लीजिए HI में डेफ और HH एलिजिबल है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में OL, LC, DW, AAV, SD SI वाले एलिजिबल है, तो इनमें से अगर किसी में मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो वही अप्लाई कर सकते हैं। अभी और भी पोस्टें हैं, उनके बारे में भी बताऊँगा। देखो, जितनी मैंने आपको यहाँ पर पोस्ट बताई, इसके लिए आपके पास में 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए, या तो आपने मैकेनिकल में किया हो या इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में तो आप आराम से अप्लाई कर देना। फिर दोस्तों, इसके बाद अगली जो पोस्टें हैं, जूनियर इंजीनियर रिसर्च सिविल और जूनियर इंजीनियर ब्रिज, इसके अलावा जूनियर इंजीनियर सिविल, तो ये वाली जो पोस्टें हैं इस पर ना ही टोटली ब्लाइंड अप्लाई कर सकते हैं, ना ही लो विज़न, और डेफ HH वाले भी इन पोस्टों पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। केवल लोकोमोटर डिसेबिलिटी में OL, LC, DW, AAV, SD SI वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर MD वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते। इन पोस्टों पर अप्लाई करने के लिए आपके पास में 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या BSc इन सिविल इंजीनियरिंग में है 3 वर्ष वाली, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो तब भी अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर जूनियर इंजीनियर ट्रैक मैकेनिक, जूनियर इंजीनियर गैरेज एंड वैगन और इसके अलावा जूनियर इंजीनियर डिज़ाइन C&W। तो इन पोस्टों पर भी लो विज़न या टोटली ब्लाइंड अप्लाई नहीं कर सकते, डेफ HH वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते, केवल OL LC DW AAV HD SI वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। इन पोस्टों पर अप्लाई करने के लिए आपके पास में 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल में या प्रोडक्शन में या ऑटोमोबाइल में या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। फिर दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर जूनियर इंजीनियर डिज़ाइन एंड मैकेनिकल। तो इस पर डेफ HH वाले अप्लाई कर सकते हैं, बाकी लो विज़न और टोटली ब्लाइंड नहीं अप्लाई कर सकते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में OL LC DW AAV HD SI वाले और MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपके पास में 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल में हो या इलेक्ट्रिकल में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर जूनियर इंजीनियर डीजल मैकेनिकल की। तो देखो यहाँ पर OA वाले और OL LC DW AAV HD SI वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर इससे आगे जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की, तो इसमें डेफ HH वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा OA OL LC DW AAV HD SI भी अप्लाई कर सकते हैं और MD वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टोटली ब्लाइंड या लो विज़न अप्लाई नहीं कर सकते। फिर इसके बाद जो अगली पोस्ट है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल वर्कशॉप वाली, इसमें भी डेफ HH और OA OL LC DW AAV HD SI और MD वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी पोस्टों पर अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया कि 3 इयर्स का डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में, तो आप आराम से अप्लाई कर देना। फिर दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की। तो इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप डेफ है या HH है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आप OA OL LC DW AAV HD SI या MD वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, इंजीनियरिंग में किसी भी डिसिप्लिन में हो, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो देखो इन सभी पोस्टों पर अप्लाई करने के लिए जितने भी लो विज़न हैं या टोटली ब्लाइंड है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। डेफ HH वाले कई सारी पोस्टों पर एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में OA OL LC DW AAV HD SI वाले अप्लाई कर सकते हैं और कहीं कहीं पर MD वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, वो मैंने आपको आराम से बता दिया है। बाकी क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको बताई दी है कि आपके पास में 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए, जिस भी स्ट्रीम में आपको अप्लाई करना है, वो इलेक्ट्रिकल में हो या सिविल में हो या टेलीकम्युनिकेशन वगैरह में हो, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। अब चलो दोस्तों हम देख लेते हैं कि किस स्टेट में या किस RRB में किन दिव्यांगजनों की कितनी पोस्टें हैं। तो देखो यहाँ पर दृष्टिबाधित और लो विज़न की तो पोस्ट ही नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है, तो उनकी यहाँ पर पोस्ट भी नहीं होगी। हम यहाँ पर HI और लोकोमोटर डिसेबल्ड और MD वालों की देखते हैं। देखो सबसे पहला जोन है वो है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में HI वालों की 1 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर 3 पोस्ट है और MD वालों की यहाँ पर 2 पोस्टें हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जोन है यहाँ पर अजमेर। अजमेर में HI वालों की 1 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 7 पोस्टें हैं, MD वालों की यहाँ पर नहीं है। फिर इसके बाद में अगला जोन है यहाँ पर बेंगलुरु। बेंगलुरु में HI वालों की 5 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 9 पोस्ट है, MD वालों की 1 पोस्ट है। फिर इसके बाद में अगला जोन है यहाँ पर भोपाल। भोपाल में HI वालों की 2 पोस्टें हैं, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 है और MD वालों की भी 2 पोस्ट है। अगला जोन है यहाँ पर भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में HI वालों की 1 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर 4 पोस्ट है, बाकी MD वालों की नहीं है। फिर अगला जोन है यहाँ पर बिलासपुर। बिलासपुर में HI वालों की कोई पोस्ट नहीं है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 6 पोस्ट है, MD वालों की भी कोई पोस्ट नहीं है। इसके बाद अगला जोन है यहाँ पर चंडीगढ़। चंडीगढ़ में HI वालों की 2 पोस्टें हैं, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 7 पोस्ट हैं, MD वालों की यहाँ पर नहीं है। फिर अगला जोन है चेन्नई। चेन्नई में HI वालों की 6 पोस्टें हैं, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 17 पोस्ट है, बाकी MD वालों की नहीं है। फिर अगला जोन है यहाँ पर गोरखपुर। गोरखपुर में HI वालों की 1 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 2 पोस्ट है, बाकी MD वालों की नहीं है। इसके बाद अगला जोन है गुवाहाटी। गुवाहाटी में HI वालों की 1 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 13 पोस्टें हैं, बाकी MD वालों की नहीं है। फिर इसके बाद में अगला जोन है जम्मू श्रीनगर। यहाँ पर HI वालों की 1 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 4 पोस्ट है और MD वालों की यहाँ पर 2 पोस्ट है। इसके बाद अगला जोन है यहाँ पर कोलकाता। कोलकाता में HI वालों की 15 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 20 पोस्ट है और MD वालों की 2 पोस्ट है। फिर इसके बाद अगला जोन है मालदा। मालदा में HI वालों की कोई पोस्ट नहीं है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 पोस्ट है, यहाँ पर MD की भी नहीं है। फिर इसके बाद अगला जोन है मुंबई। मुंबई में HI वालों की 4 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 9 पोस्ट है और MD वालों की 2 पोस्ट है। इसके बाद अगला जोन है मुजफ्फरपुर।
मुजफ्फरपुर में लोकोमोटर डिसेबल्ड की एक पोस्ट है, एचआई और एमडी की नहीं है। फिर इसके बाद में है पटना। पटना में एचआई वालों की एक पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी एक पोस्ट है। फिर अगला जोन है प्रयागराज। प्रयागराज में एचआई वालों की एक पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 12 पोस्ट है, एमडी वालों की नहीं है। इसके बाद अगला जोन है यहाँ पर रांची। अगर हम रांची में बात करें तो एचआई वालों की कोई पोस्ट नहीं है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 7 पोस्ट है, बाकी एमडी वालों की भी नहीं है। इसके बाद अगला जोन है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में एचआई वालों की 2 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 2 पोस्ट है, बाकी एमडी वालों की नहीं है। फिर इसके बाद अगला जोन है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में एचआई वालों की कोई पोस्ट नहीं है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 4 पोस्ट है, बाकी एमडी वालों की भी नहीं है। फिर इसके बाद में अगला जोन है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में एचआई वालों की 3 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर 5 पोस्ट है, एमडी वालों की नहीं है। इस तरीके से दोस्तों अगर हम सभी जोन की बात करें तो सभी जोन को मिलाकर एचआई वालों की 47 यानी 47 पोस्टें हैं, और जो लोकोमोटर डिसेबल्ड है उनकी 135 पोस्टें हैं। जो एमडी वाले हैं उनकी भी 11 पोस्टें हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि टोटल पोस्ट जो है वो 3993 हैं। इसमें से सभी जोन में मिलाकर एचआई वालों की 47, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 135 और एमडी वालों की 11। तो जितने भी लोकोमोटर डिसेबल्ड या एचआई या एमडी वाले ऐसे साथी हैं जिन्होंने डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो वो इसका फॉर्म ज़रूर भरना, क्योंकि इसमें भीड़ कम रहती है। बहुत सारे लोग हैं जो डिप्लोमा नहीं करते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए अच्छा मौका है, फॉर्म इसका ज़रूर भर देना अगर आप एलिजिबल है तो। अब चलो हम लोग इसका सिलेबस भी देख लेते हैं। दोस्तों अगर हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न या सिलेबस की बात करें तो देखो सबसे पहले इसमें आपका सीबीटी होगा। सीबीटी इसमें ज़रूर करवाएंगे वो लोग, ताकि यहाँ पर वो स्क्रीन कर सके कि हाँ कितने एलिजिबल है, और उसी हिसाब से जो बच्चे सीबीटी 1 कर ले जाएंगे। फिर उसके बाद में आपका सीबीटी 2 होगा। तो सीबीटी 1 में आपसे मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 30 मार्क्स के होंगे। फिर इसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन जो 25 मार्क्स के होंगे, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन जो 15 मार्क्स के होंगे, और जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन जो 30 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे वो 100 रहेंगे, और टोटल मार्क्स भी यहाँ पर 100 ही रहेंगे। इसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। लेकिन जो दिव्यांग साथी स्क्राइब के लिए एलिजिबल हो गए या एक्स्ट्रा टाइम के लिए एलिजिबल हो गए उनको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आप ये चीज़ याद रखना, यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हाँ जितने भी साथी ऐसे हैं जो स्क्राइब के लिए एलिजिबल है उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन कई सेंटर पर अब दिक्कत करते हैं, दिव्यांगजनों को एक्स्ट्रा टाइम नहीं देते हैं कई सारे सेंटर पर। तो बाद में आप लोग कमेंट में आके ये मत कहना कि हाँ आपने तो कहा था पर हमको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला। तो देखो मैं वही चीज़ बताता हूँ आपको जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। अब सेंटर वाले क्या कर रहे हैं, सरकार क्या खेल खेल रही है दिव्यांगों के साथ में, ये तो मैं नहीं जानता ना मैं रेलवे का कोई हेड हूँ, मैं तो एक नॉर्मल सा इंसान हूँ जो आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो इसलिए अगर आपको टाइम नहीं मिलता, आप एलिजिबल है तब भी टाइम नहीं मिलता, तो फिर बाद में आके आप लोग कमेंट में कुछ इस तरीके की बातें मत लिखना, क्योंकि देखो यहाँ पर तो साफ साफ लिखा हुआ है। अब सेंटर वाले नहीं दे रहे तो ये उसमें उनकी गलती है, इसमें मेरी गलती नहीं है। बहुत सारे साथी ऐसे होते जो आके कहने लगते कि आपने तो कहा था पर हमको नहीं मिला। तो देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, जो लिखा हुआ है मैं तो वही बताऊँगा। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी। इसको भी पास करना ज़रूरी है, मतलब मिनिमम नंबर लाना ज़रूरी है। अगर यूआर वाले हैं तो 40%, ईडब्ल्यूएस वालों को भी 40%, ओबीसी एनसीएल वालों को 30%, एससी वालों को 30%, एसटी वालों को 25%। बाकी दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पर कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं बताया है, अगर 25 से कम भी ले आएंगे तो भी पास तो हो ही जाएंगे। सीबीटी 1 क्लियर होने के बाद में आपका सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 2 जो होगा आपका, उसमें आपसे जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 15 मार्क्स के होंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 15 मार्क्स के होंगे, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 10 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 10 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा टेक्निकल एबिलिटी के, क्योंकि आपकी ये पोस्ट जो है वो टेक्निकल से रिलेटेड है, तो टेक्निकल एबिलिटी के यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 100 ही मार्क्स के होंगे। इस तरीके से टोटल क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे वो 150 पूछे जाएंगे और 150 मार्क्स के ही होंगे। इसके लिए आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। बाकी देखो जो दिव्यांग साथी स्क्राइब या एक्स्ट्रा टाइम के लिए एलिजिबल हो गए उनको 160 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें भी मिनिमम मार्क्स लाना ज़रूरी है, जितना मैंने पीछे बताया उतना ही। दिव्यांगजनों के लिए कुछ ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी अच्छे से अच्छे नंबर लाना अगर सिलेक्शन पाना है तो। सीबीटी 2 क्लियर होने के बाद में आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपका मेडिकल वगैरह करवाएंगे और उसके बाद में आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। बाकी मैंने बताया जिन लोगों को स्क्राइब वगैरह चाहिए वो अपना जो स्क्राइब वाला OTR होता है वो कर लेना,
और जिन लोगों को एक्स्ट्रा टाइम वगैरह चाहिए वो फॉर्म फिल करते हुए अपना ध्यान से फॉर्म फिल करना। अगर आप एलिजिबल है तभी स्क्राइब के लिए यस करना, वरना मत करना। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है और कोई बात समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। मिलता हूँ मैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।